मैं वॉरेन हेस्टिंग्स हूं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनकर कंपनी की और भारत में एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किया। प्राइवेट बिजनेस और करप्शन ने भारत को तहस नहस कर दिया था, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने कंपनी एम्प्लॉइज पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाई। मैं एलिजा इम्पे हूं। 1774 में कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ, जहां मुझे 3 न्यायाधीशों सहित चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। मैं ब्रिटेन पीएम विलियम पिट हूं। 1784 में कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन अलग कर भारत में डबल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स केवल व्यापार देखेंगे, जबकि पॉलिटिकल मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। मैं ब्रिटिश पीएम जेनकिंसन हूं। 1813 के चार्टर एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया। सिर्फ चीन के साथ चाय ओपियम ट्रेड बचा। चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में मिशनरियों को वेस्टर्न एजुकेशन और धर्म परिवर्तन की अनुमति दी, साथ ही शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक अनुदान दिया। मैं विलियम बेंटिक हूं। चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार भारत का पहला गवर्नर जनरल बना और लॉर्ड मैकेले मेरे काउंसिल में चौथे मेंबर बने। बंबई और मद्रास के गवर्नरों से लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई। अब सारी लेजिस्लेटिव पावर केवल गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई। चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार मैकेले की अध्यक्षता में 1834 में लॉ कमीशन 3 अन्य सदस्यों सहित बैठी, जिसने आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी बनाए। चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बंटी, जिसे मिनी संसद भी कहा गया। मैकाले समिति की सिफारिश से सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जहां पहली बार भारतीयों को परीक्षा देने का अवसर मिला। मैं मंगल पांडे हूं। कंपनी की नीतियों, धार्मिक हस्तक्षेप और अत्याचारों ने भारतीयों में विद्रोह की भावना जगाई, जिसका परिणाम 1857 की क्रांति बनी। मैं फर्स्ट वाइसराय कैनिंग हूं। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 ने कंपनी का शासन समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। 1857 की बगावत हार गई, लेकिन इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मैं 1858 का फरमान पढ़ रहा हूं। अब भारत पर महारानी विक्टोरिया का सीधा राज होगा। कंपनी का काम खत्म हो गया है। मैं लॉर्ड कैनिंग हूं, भारत का पहला वाइसराय। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया, जो ताज का नुमाइंदा है। मैं भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हूं। मेरी मदद के लिए 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई और मैं सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब देता हूं। मैं बनारस का राजा हूं। 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट ने पहली बार भारतीयों को वाइसराय की काउंसिल में जगह दी। मैंने 1809 में पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया था। अब 1861 का एक्ट वाइसराय को इमरजेंसी में बिना काउंसिल के ऑर्डिनेंस जारी करने की ताकत देता है। मैं बॉम्बे का व्यापारी हूं। 1892 के एक्ट में बजट पर बहस करने का हक मिला, लेकिन वोट देने का हक अभी भी नहीं दिया गया। मैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हूं। 1909 के मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स ने मुझे वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर बनाया। मैं मुस्लिम लीग का नेता हूं। 1909 के एक्ट ने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट बनाया, इसलिए लॉर्ड मिंटो को कम्युनल इलेक्ट्रेट का पिता कहा जाता है। मैं एडविन मॉन्टेग्यू हूं। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कहा कि भारत में धीरे धीरे जिम्मेदार सरकार बनाना उसका मकसद है। मैं प्रांतीय मंत्री हूं। 1919 के एक्ट ने डायरकी यानी दोहरा राज लागू किया। कुछ विषय मंत्रियों को मिले और कुछ गवर्नर के पास रहे। मैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हूं। 1919 के एक्ट ने भारत में पहली बार 2 सदन वाली विधायिका और डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत की। मैं आजादी का सिपाही हूं। साइमन कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी नहीं था, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका पूरी तरह बहिष्कार किया। मैंने कम्युनल अवार्ड ने दलितों को सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया। मैंने विरोध में अनशन किया और पूना पैक्ट से रिजर्व सीटें तय हुई। मैं प्रांत का प्रीमियर हूं। 1935 के एक्ट ने डायरकी खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। अब गवर्नर मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा। मैं लॉर्ड माउंटबेटन हूं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने इंडिया और पाकिस्तान को 2 आजाद डोमिनियन बनाया और ब्रिटिश राज का अंत हो गया। मैं एमएन रॉय हूं। 1934 में मैंने पहली बार कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की बनाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आना चाहिए। मैं जवाहरलाल नेहरू हूं। 1938 में कांग्रेस ने मांग की कि आजाद भारत का संविधान अडल्ट फ्रेंचाइज से चुनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। मैं लॉर्ड लिनलिथगो हूं, भारत का वाइसराय। 1940 के अगस्त ऑफर में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग सिद्धांत में मान ली। मैं सर स्टैफर्ड क्रिप्स हूं। 1942 में मैं ब्रिटिश कैबिनेट का प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन मुस्लिम लीग ने 2 अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की मांग की। मैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हूं, कैबिनेट मिशन का हेड। हमने 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्लान दिया। कुल 389 सीटें, 296 ब्रिटिश इंडिया और 93 रियासतों की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग को 73 और बाकी 15 सीटें इंडिपेंडेंट्स को मिली। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हूं, असेंबली का सबसे बुजुर्ग मेंबर। फ्रेंच प्रैक्टिस के मुताबिक
मुझे टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया है। मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट। पहली मीटिंग में सिर्फ 211 मेंबर आए क्योंकि मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया। 13 दिसंबर 1946 को मैंने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। ये सिर्फ रेजोल्यूशन नहीं, ये डिक्लेरेशन है, प्लेज है, डेडिकेशन है। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन सर्वसम्मति से पास हुआ। इसी का मॉडिफाइड वर्जन आज हमारे संविधान की प्रीएम्बल है। मैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर हूं। 29 अगस्त 1947 को मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इसमें कुल 7 मेंबर हैं। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हूं। मैं एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज का चेयरमैन हूं। 4 नवंबर 1948 को मैंने असेंबली में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया। इस पर 114 दिन बहस हुई और 7,653 अमेंडमेंट्स प्रस्तावित हुए। 26 नवंबर 1949 को संविधान अडॉप्ट हुआ। 284 मेंबरों ने साइन किए। इसमें प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। यही दिन चुना गया क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। यही दिन रिपब्लिक डे बना क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। मैं जवाहरलाल नेहरू हूं। 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस ने एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई। मैं इसका चेयरमैन हूं। यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मटेरियल तैयार करेगी। मैं के एम मुंशी हूं, एक्सपर्ट्स कमेटी का मेंबर। हमने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया जो नेहरू जी ने असेंबली में पेश किया। मैं सर बी एन राव हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। मैंने 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करके ड्राफ्ट तैयार करने में मदद की। मैं एचवीआर अयंगर हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेक्रेटरी। सभी सेशंस के रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स मैनेज करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ ड्राफ्ट्समैन हूं। हर आर्टिकल की लीगल लैंग्वेज और टेक्निकल वर्डिंग मेरी जिम्मेदारी है। मैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हूं। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में अपने हाथ से लिखी, बिना कोई फीस लिए। मैं नंदलाल बोस हूं, शांति निकेतन का आर्टिस्ट। मैंने और बेओहर मनोहर सिन्हा ने कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी को इंडियन आर्ट से डेकोरेट किया। मैं नाजिरुद्दीन अहमद हूं, असेंबली मेंबर। मैंने ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। मैं लॉर्ड विस्काउंट साइमन हूं। मेरा मानना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ हिंदूज की बॉडी है, ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती। मैं विंस्टन चर्चिल हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ वन मेजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। मैं ग्रैनविल ऑस्टिन हूं, अमेरिकन स्कॉलर। मैंने लिखा कि असेंबली वन पार्टी बॉडी थी, असेंबली कांग्रेस थी और कांग्रेस ही इंडिया था। मैं हमसा मेहता हूं, असेंबली मेंबर। क्रिटिक्स गलत कहते हैं। हमारी असेंबली में हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, एससीज, एसटीज और विमेन सब शामिल थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल हाथी था। कुल 11 सेशंस हुई। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लगभग 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किए थे। मैं राष्ट्रपति हूं। 1987 के 58th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 394A जोड़ा। अब कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी टेक्स्ट भी अथॉरिटेटिव माना जाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स हैं। मैंने दुनिया के सभी नोन कॉन्स्टिट्यूशंस को खंगाला है। हमने अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के सबसे अच्छे प्रोविजंस लिए हैं। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है जो कन्वेंशंस पर चलता है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। मैं केसी वेयर हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना रिजिड है ना फ्लेक्सिबल, बल्कि दोनों का ब्लेंड है। कुछ पार्ट्स आसानी से बदलते हैं, कुछ मुश्किल से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ। इसलिए आर्टिकल 1 कहता है इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूं। हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है जहां एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में रियल पावर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के पास होती है। प्रेसिडेंट ब्रिटिश किंग की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, एक्चुअल हेड नहीं। मैंने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर ड्राफ्ट किया है। ये राइट्स अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ सिटीजंस को प्रोटेक्शन देते हैं। मैं केटी शाह हूं, असेंबली मेंबर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। ये गवर्नमेंट को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की डायरेक्शन देती हैं। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल हैं, कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसेबल हैं। ये गवर्नमेंट के लिए मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं। हमने सिंगल सिटीजनशिप रखी है, चाहे कोई किसी भी स्टेट में रहे, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन है, स्टेट सिटीजनशिप नहीं। हमने इंटीग्रेटेड जुडिशरी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर,
फिर हाई कोर्ट्स, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये अमेरिकन सिस्टम से अलग सिंगल हायरार्की है। इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं। प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में 8 स्केड्यूल्स हैं जो डिटेल्स देती हैं, जैसे स्टेट्स की लिस्ट, लैंग्वेजेस, ओथ्स और एंटी डिफेक्शन लॉ। मैं गर्व से कहता हूं कि यह कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, यह सोशल रेवोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट है जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी देगा। मैं केसी बियर हूं। मैं कहता हूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केंद्र बहुत ताकतवर है, इसलिए यह पूरी तरह फेडरल जैसा नहीं दिखता कई लोगों को। क्रिटिक्स कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा है क्योंकि इसमें छोटे नियमों की भी बहुत डिटेल लिख दी गई है। मैं ग्रैनविल ऑस्टिन हूं। क्रिटिक्स बोलते हैं हमने कई देशों से बातें उठाई, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन कभी कभी पैचवर्क जैसा लगता है, पहचान धुंधली पड़ती है। मैं अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर हूं। आलोचक कहते हैं वकीलों की भाषा के कारण कई आर्टिकल आम लोगों के लिए समझना कठिन हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं बहुत डिटेल लिख देने से छोटे बदलाव के लिए भी बार बार संशोधन करना पड़ता है। 1975 के अनुभव ने दिखाया कि इमरजेंसी में सरकार अधिकार समेट सकती है और बोलने लिखने की आजादी दब सकती है। मैं हूं बिहार का मुख्यमंत्री। क्रिटिक्स कहते हैं राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है, इसलिए राज्य सरकार की बात दब जाती है। कुछ आलोचक कहते हैं राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच टकराव से नीति बनाते समय कोर्ट में खिंचाव बढ़ता है। मैं जीवी मावलंकर हूं। लोग कहते हैं संविधान बदलने के नियम एक जैसे नहीं, कुछ हिस्से सरल हैं, कुछ के लिए बहुत बड़ी सहमति चाहिए। आलोचक कहते हैं बचे हुए विषयों की ताकत केंद्र के पास है, इसलिए राज्य कई मामलों में खुद अकेले फैसला नहीं कर पाते। क्रिटिक्स कहते हैं इमरजेंसी के समय केंद्र की पकड़ बढ़ती है और फेडरल संतुलन कमजोर पड़ जाता है। लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर कोर्ट में सीधा हक नहीं मिलता, इसलिए कई वादे कागज पर रह जाते हैं। मैं रामनाथ गोयनका हूं। क्रिटिक्स कहते हैं राइट्स दिए गए हैं पर उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए आजादी पूरी नहीं लगती कभी। मैं सरदार स्वर्ण सिंह हूं। क्रिटिक्स कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी गई पर इनके लिए साफ सजा नहीं, इसलिए असर सीमित रहता है। मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा हो, आखिर अगर उसे चलाने वाले लोग गलत हों तो वो कभी भी फेल हो जाता है। मैं केसी बियर हूं। मैं कहता हूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने 1946 में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया था, जो बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन